नमस्कार श्रोताओं, ये पॉडकास्ट हम जयपुर से प्रसारित कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात के 8:45 हुए हैं। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि एक ऐसा इंटरव्यू हम आपके सामने लेके आए जो हमारी यंग जनरेशन है, जो बच्चे 10th और 12th के CBSE और अलग स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे करके अब रिलीफ हो गए। अब उनके सामने आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो आगे क्या करना चाहते हैं, इसी विषय को लेकर के आज की पॉडकास्ट हमने डिज़ाइन किया है। और स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है मीनाक्षी चौधरी को, जो 10th CBSE बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करके और अब 11th में आ गई है। तो मीनाक्षी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। तो मीनाक्षी बताइए, अब आपकी क्या स्ट्रेटजी है आगे? 10th CBSE बोर्ड आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और अभी आपने आगे कौन सा स्ट्रीम लिया है, आपका क्या प्लान है, और उसके लिए अभी जो समर वेकेशंस चल रहे हैं इसमें क्या आपकी तैयारियां चल रही हैं? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी मेरे CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में कि उस समय पर बहुत ज़्यादा टेंशन था कि हो सकता है कि बहुत कम मार्क्स आ जाएं। अच्छा। और हो सकता है कि मैं जो स्ट्रीम लेना चाहूँ, हालांकि स्ट्रीम मेरी ह्यूमैनिटीज़ है तो उसमें इतने मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी एक मन में इच्छा थी कि अच्छे परसेंट लेकर आऊँ, और उसी तरह से मैंने पढ़ाई की। तो इसलिए मेरे बिल्कुल आप सही करें कि बच्चों में स्ट्रेस तो होता ही है इन चीज़ों को लेकर के। आजकल की जो यंग जनरेशन है बहुत ही अवेयर हो गई है अपने करियर को लेके, और बच्चों में स्ट्रेस होता है। माँ बाप को, पेरेंट्स को भी इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है तो उसको इस तरह के एबनॉर्मल एक्टिविटी में से निकालने के लिए उनको स्टेप्स लेने चाहिए और उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चों पे ऑलरेडी एग्जाम का स्ट्रेस होता है। उनको अच्छी परफॉर्मेंस लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने का स्ट्रेस होता है। तो अगर एक जनरल पर्सपेक्टिव से हम सोचें तो जो बच्चे ह्यूमैनिटीज लेते हैं उनके सामने आगे चल करके क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है आपके? बहुत सी हैं ह्यूमैनिटीज में, मतलब डॉक्टर और इंजीनियर को छोड़ के सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं ह्यूमैनिटीज में। और उसमें फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, होम इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, होम एक्सटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, और लॉ के अंदर भी उसमें बहुत से करियर ऑप्शंस होते हैं। LLB जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। इनफैक्ट बहुत मतलब कोर्स करके कोई LLB या फिर कोई LLB का कोर्स करके और कोई भी मतलब जो कंपनीज होती हैं उनमें भी स्टैंड कर सकते हैं अच्छी पोस्ट। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आपको इतनी छोटी सी उम्र में इतना नॉलेज कहाँ से, मतलब आपको स्कूल से या कहाँ से अपने? क्योंकि अभी अगर एज के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपकी इतनी उम्र नहीं लग रही है कि आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपको ठीक है। आजकल स्कूलों में बच्चे बहुत एडवांस हो गए, स्कूल भी बहुत अच्छे एडवांस हैं, तो हो सकता है वहाँ से नॉलेज मिला हो। आपको कहाँ से इतना सारा नॉलेज? वैसे तो स्कूल भी बहुत हेल्प करता है सारी चीज़ें बताने में, टीचर्स वगैरह, और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एंड मेरे दादाजी, मेरे पापा हमेशा मुझे नॉलेज करते हैं, नॉलेज देते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो फिर अब बताइए, आपने ह्यूमैनिटीज में क्या क्या सब्जेक्ट लिए? मैंने ह्यूमैनिटीज में साइकोलॉजी लिया है, पॉल साइंस लिया है, एंड इंग्लिश, हिंदी, एंड द लास्ट वन फिजिकल एजुकेशन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है 11th और 12th के लिए? जी बहुत, बस हर बच्चे का टारगेट होता है कि पूरे साल अच्छे से मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेके आने। और 12th में भी जैसे 10th बोर्ड में अच्छा स्कोर किया है 83%, तो उसी तरह से 12th में भी मैं और अच्छा इम्प्रूव करूं, स्कोर अच्छा करूं और भी ज़्यादा। हमारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी जी, थैंक यू सो मच। तो क्या
आपके आइडिया से या आपके थिंकिंग के हिसाब से अगर हम बच्चों से बात करें या उनके पेरेंट्स से बात करें जी, तो बच्चों को क्या 11th से और 12th से ही करियर ओरिएंटेड कुछ इस तरह के कोर्सेज करने चाहिए या जी 12th के बाद? नहीं, 11th से ही उन्हें माइंड को प्रिपेयर करना चाहिए सबसे पहले तो, और अपनी ही मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि वो किस प्लेस पे स्टैंड कर रहे हैं प्रेजेंटली, एंड आफ्टर दैट उनको अपना वो करने की जरूरत है, एक्नॉलेजमेंट। और उसके बाद में उन्हें फ्यूचर प्लान्स करने होंगे कि उन्हें बनना क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके लिए उन्हें क्या क्या मेजर्स अपनाने होंगे, एंड फिर उसके बाद वो उस हिसाब से उसी ट्रैक पर चलें और बिल्कुल भी भटके नहीं। तो अगर आज हम बात करें दूसरी स्ट्रीम्स को छोड़ दें, सिर्फ ह्यूमैनिटीज की बात करें, तो ह्यूमैनिटीज के बच्चों को अपने हम उम्र बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको 11th से ही क्या करना चाहिए, उनका डेली क्या रूटीन होना चाहिए और कौन सी चीज़ों पे उनको फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि उन्हें कैरियर किस चीज में बनाना है, उसके अंदर उन्हें क्या क्या करना होगा उस बारे में जानकारी उन्हें अभी से लेने की जरूरत है। जैसे अगर उन्हें इंटीरियर डिजाइनर बनना है तो उन्हें ये जानने की जरूरत है कि घर कैसे डिजाइन किया जाता है और कैसे कैसे अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज वो लेकर आ सकते हैं लोगों के लिए, बहुत ही यूनिक। और अगर दूसरी तरफ हम देखें, उन्हें अगर लॉ करना है तो उन्हें सबसे पहले डिबेट कैसे की जाती है उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। थियोरिटिकल तो होना ही चाहिए, लेकिन क्रिएटिवली भी उन्हें अच्छे से एक्टिव होना चाहिए। एंड हाँ बताइए। एंड अगर उन्हें किसी और जॉब अपॉर्चुनिटी को चूज करना है, दूसरे फील्ड को चूज करना है, जैसे फैशन डिजाइनर, तो उसके अंदर भी बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं जिन पर ध्यान रखना पड़ेगा उन्हें, ताकि वो अपने फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सके। बहुत अच्छे। तो अगर हम बात करें कि अभी 11th क्लास से ही अगर किसी बच्चे को लॉ में करियर बनाना हो तो उसको क्या करना चाहिए? उसे क्लैट देना चाहिए 12th के बाद। अच्छा, क्लैट क्या है? क्लैट एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, इसकी फुल फॉर्म कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ओके, या एडमिशन और एंट्रेंस बोल सकते हैं। अगर आपको जानकारी हो तो क्या बच्चों को बताएंगे कि इसके एग्जाम्स कब होंगे, कब एलिजिबल होंगे? जी, इसके एग्जाम्स यूजुअली मई या जून में होते हैं, और जिस ईयर वो 12th पास करते हैं उसी ईयर वो उनका एग्जाम होगा। अच्छा, तो आपका कहना है कि 12th पास करने के बाद या परस्यूइंग अगर कर रहे हैं तो भी वो दे सकते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक कि मतलब जितनी जानकारी मुझे है उस हिसाब से 12th पास होना बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद वो लॉ अगर वो क्लैट पास कर लेते हैं तो वो 5 ईयर का लॉ कोर्स करते हैं, और उसके लिए उन्हें डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिलती हैं। तो उन अच्छी कॉलेजेस में जाने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए उन्हें अच्छे मार्क्स लेकर आने की जरूरत है, और रैंक लानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, रैंक लानी पड़ेगी। और उसके अंदर इंग्लिश आती है क्लैट में, एंड जीके आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ, एंड पॉलिटिक्स आती है उसमें, एंड लॉजिकल रीजनिंग आती है, एंड ओनली 10% मैथ्स आती है। तो मैथ्स सुन के घबराना नहीं है कि मैथ्स आती है तो अब हम क्या करेंगे, हमारा तो नहीं होगा। हाँ, तो वो कर सकते हैं। अगर लॉ है तो उसमें मेरे ख्याल से कैलकुलेशन बेसिक्स जी बिल्कुल बेसिक, तो डरने वाली बात नहीं। अगर कोई इस तरह का अपना करियर का बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तो वो बच्चे कर सकते हैं आगे। बिल्कुल उनमें पोटेंशियल है अगर वो मेहनत करें और अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएं। जनरल नॉलेज का क्या स्कोप रहता है इस तरह के एग्जाम्स में अगर देखें? जी, जनरल नॉलेज के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डैम्स, रिवर्स,
मतलब इसमें जनरल नॉलेज में तो इसका कोई एंड नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो पूरे एक्सटेंड होता ही जाता है वो। सारा जनरल नॉलेज आता है या इसमें कुछ स्पेसिफिक? नहीं, स्पेसिफिक ईयरली स्पेसिफिक होता है और एक लिमिटेड सिलेबस होता है, उसी में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक प्रिस्क्राइब सिलेबस होता होगा, तो उस सिलेबस को बच्चे प्रेफर कर सकते हैं कि उनको जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है। हाँ। और जनरल नॉलेज में इसके साथ साथ मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स पे भी इस तरह के एग्जाम्स, और वो करंट अफेयर्स भी मेरे ख्याल से जनरल नॉलेज का ही पार्ट होगा उसके अंदर जो पेपर आता है। जी जी। अच्छा, तो अभी आपकी समर वेकेशंस स्टार्ट हो गई? या अभी रीओपन कब से हो रहे हैं इसको? मेरे 27 जून से होंगे। 27 जून से हो रहे हैं, ओके। तो अभी तो आप 11th में हैं, और आपने जैसे कि बताया कि 12th पास आउट होने के बाद आप प्लेट दे सकते हैं, तो अभी आपके पास अच्छा टाइम पड़ा है। जी बिल्कुल। और इस अच्छे टाइम को आप यूटिलाइज करने के लिए क्या आपके स्कूल में भी कुछ इस तरह का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको लेकर के कुछ सेमिनार्स या कुछ कैंपेन्स कुछ इस तरह के होते हैं या नहीं? अभी तक तो पता नहीं, क्योंकि मैं इस स्कूल में 11th में ही मैंने एडमिशन लिया है। अच्छा, अभी आप न्यू एडमिशन? जी बिल्कुल। तो आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, आप जब रेगुलर जाना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता जी। बट जितना मैंने इस स्कूल का एक्नॉलेजमेंट किया है, उस हिसाब से स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ पर। अच्छा। तो अगर जो बच्चे स्पोर्ट्स में बनाना चाहते हैं, उनको भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अगर वो उसमें अपना कैरियर इंटरेस्ट रखते हैं या कैरियर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, स्पोर्ट्स में तो अगर कैरियर भी नहीं बनाना चाहें तो स्पोर्ट्स तो एक ऐसी चीज है कि आपको जिससे हमें फिट रखा जा सकता है। और बिल्कुल ये तो करना चाहिए, हर बच्चे को करना चाहिए। तो आप उन पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगी जिनके बच्चे अभी 11th और 12th में हैं? सबसे पहले तो पेरेंट्स को बच्चों को थोड़ा सा गाइड करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा माइंड जो है बच्चों का, बच्चे ही हैं तो ऑब्वियसली उनका माइंड भी बच्चों जैसा ही होगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत गाइड करने की जरूरत है। हालांकि 11th बड़ी स्टैंडर्ड होती है, बच्चे खुद का भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, पर कभी कभी अगर उन्हें लगे, पेरेंट्स को लगे कि अगर बच्चे भटक रहे हैं तो उन्हें गाइड करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। और रिफ्रेशमेंट भी होना जरूरी है बच्चों का। बिल्कुल, हाँ, ये पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिफ्रेशमेंट भी होना चाहिए, एंड फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है। तो स्कूल का जो करिकुलम है उसके इतर अगर हम बात करें तो बच्चों को क्या सजेस्ट कर रही हैं आपकी, उनको और क्या क्या पढ़ना चाहिए? जैसे कि बुक्स हो गई लिटरेचर में, या न्यूज़पेपर्स हो गए, या कुछ मैगजीन्स हो गई, क्या इस तरह की स्कूल करिकुलम के अलावा भी बच्चों को पढ़नी चाहिए? जी बिल्कुल पढ़नी चाहिए। इससे जो देश दुनिया की बातें हैं वो उन्हें पता चलती हैं, इससे उनका IQ तेज होता है, और रीडिंग स्किल्स उन्हें अच्छी करनी है तो उन्हें इंटरेस्ट वाली बुक्स पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनकी देखिए, स्कूल की लाइब्रेरीज तो हर स्कूल में होती हैं, तो स्कूल की लाइब्रेरीज से बच्चों को बुक्स इशू करनी चाहिए उनको। जी बिल्कुल, और इशू करके और उन्हें पढ़ना चाहिए, ताकि इससे उनका इंटरेस्ट भी जगेगा बुक्स पढ़ने के लिए, और उनकी रीडिंग स्किल्स और लर्निंग स्किल्स भी अच्छी बनेंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इन सारी चीजों के अलावा और आप घर में क्या करती हैं? जी, मैं अगर इंटरेस्ट की बात करें या हॉबीज की बात करें, तो आपके क्या हॉबीज और इंटरेस्ट है, अगर बताना चाहें? जी, मैं अगर फ्री होती हूँ तो मैं मोस्टली म्यूजिक सुनती हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे दिमाग को रिलैक्स करता है। जी, बहुत ज्यादा मैं मानती हूँ कि म्यूजिक बहुत फन एक्टिविटी होती है, जिससे माइंड बहुत रिलैक्स रहता है। बहुत बड़े लोग भी कह के कि ये तो एक थेरेपी है, अगर आप स्ट्रेस आउट करना चाहते हैं तो आप म्यूजिक सुनिए, बहुत अच्छी बात है। और कभी कभी मैं अपने बड़े भाई के साथ फिजिकल एक्टिविटीज भी फिजिकल गेम्स भी खेलती हूँ, लाइक घर में ऐसे थोड़ा थोड़ा क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। हाँ, इससे क्या कि एक्टिव बना रहा जा सकता जी, है। बिल्कुल, आप हर टाइम एक्टिव रह सकते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो क्या आप सोशल मीडिया को लेकर के क्या आपके व्यूज हैं? क्या आप अपने हम उम्र बच्चों को कहना चाहेंगी
और उनको क्या करना चाहिए, क्या डोंट्स और डूज होने चाहिए उनके लिए? सोशल मीडिया पर सबसे पहले तो बहुत ज्यादा फेक न्यूज आती हैं, उनसे उन्हें दूर रहना चाहिए। और फेक अकाउंट्स बना के ट्रैप करने की भी बहुत ज्यादा कोशिश होती है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने ये, क्योंकि बच्चे इस उम्र में होते हैं, वो अपने लिए कुछ नया ढूंढते रहते हैं और वो किसी न किसी ट्रैप के शिकार हो जाते हैं। जी, और वो समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए उन्हें वो जो भी करें वो सोच समझ के करना चाहिए। और सोशल मीडिया से दूरी, एकदम से दूरी तो बनाई भी नहीं जा सकती है, और मैं भी नहीं कहूंगी कि एकदम से दूरी बना लीजिए। थोड़ा यूज कीजिए, सही बात है, लेकिन एक्सटेंट होना चाहिए, उसका एक लिमिट होनी चाहिए, लिमिट से क्रॉस नहीं करना है। और जो उस पे एक्टिविटीज होती हैं, अब एबनॉर्मल जो एक्टिविटीज अगर किसी को लगे तो उसके लिए उससे उन्हें दूरी बनानी चाहिए। और पेरेंट्स को भी खास करके इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और आजकल जैसे कि हम देखते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इसके ऊपर मीम्स आती हैं, बच्चे अकाउंट बना लेते हैं और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल उनका वो पीछे छूट जाते हैं जी। तो इन चीजों को लेके आप कितनी कॉन्शियस हैं और क्या अपने साथियों को संदेश देना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले तो मैंने जो कहा पहले कि आपको अगर यूज करना है तो उसे एक एक्सटेंट तक कीजिए, उसे मनोरंजन तक ही रखिए, उसे एडिक्शन नहीं बनने के लेवल पे नहीं चले जी, एडिक्शन मत बनने दीजिए, उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट तक रखिए। जब एंटरटेनमेंट करना हो तो थोड़ी देर चलता है, लेकिन उसको एडिक्शन नहीं कि पूरी रात जग जग के हम फोन देख रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या है, एक तो हेल्थ पर भी असर पड़ता है, आंखें भी कमजोर होती हैं, और फिर बच्चे सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाते हैं, और पूरा उनका रूटीन भी खराब होता है, और पढ़ाई पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जिनके पेरेंट्स बच्चों को बिल्कुल इस मामले में इग्नोर कर देते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि उनके बच्चे आखिर सोशल मीडिया पे कर क्या रहे हैं? मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो जमाना है ये ऐसा है कि अगर इसके अंदर बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम न्यूज़पेपर्स में, टीवी में हमेशा देखते रहते हैं कि बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो गए, वो मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं, मोबाइल पे लॉटरीज खेल रहे हैं। आजकल बहुत इस तरह का कुछ आ रहा है सोशल मीडिया पे। तो उन पेरेंट्स को बिल्कुल सजग रहना चाहिए, और अपने बच्चों को आप इस फेवर में हैं या इसके अगेंस्ट हैं कि उनको मोबाइल इस उम्र में एटलीस्ट जब तक वो कॉलेज में नहीं जाते हैं तब तक उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर उनको बहुत ज्यादा जरूरत हो, जैसे अगर वो पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हो और बच्चा घर में अकेला हो, तो उसे फोन देके जाइए ताकि कनेक्टेड रह सके। लेकिन परमानेंट उसको फोन देना आई डोंट थिंक कि अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर बच्चा जब तक कॉलेज में नहीं जाता है, वो अपने पैरों पे एक तरह से, अगर हम ये सिक्योर, अगर उसका भविष्य नहीं हो जाता जब तक अपना भला बुरा नहीं सोच सके तब तक उसको नहीं, वरना फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे बच्चों के लिए आप उन पेरेंट्स को क्या सुझाव देंगी जो जिद करते हैं इस मामले में? जिद तभी बनती है जब आपको भी पता है बच्चे जिद्दी होते हैं। जी बिल्कुल, और वो इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं अपने पेरेंट्स को। तो उन पेरेंट्स को भी इससे आप जो बताएंगे, इससे उनको सहायता मिलेगी कि बच्चों को किस तरह से टैकल करें। पहले तो मैंने जैसा कि पहले भी बोला कि एडिक्शन अगर जब होता है तभी बच्चे जिद करते हैं। वरना अगर उनको इतना एडिक्शन नहीं होता, वो सिर्फ उसको एंटरटेनमेंट तक रखते हैं, तो जब पेरेंट्स फोन मांगते हैं तो बच्चे दे भी देते हैं उन्हें। लेकिन अगर वो एडिक्शन बन जाता है तो वो उनसे लड़ाई करने लगते हैं, और उसके बाद वो एडिक्शन इतना हद तक बढ़ जाता है कि पेरेंट्स तकलीफ में आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं बच्चों से। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं बच्चों के दिमाग से कि बच्चे एडिक्शन तक पहुंचे ही नहीं, इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? उनको उनका एक लिमिटेड टाइम रखना चाहिए। जैसे अगर पेरेंट्स किसी, मतलब अधिकतर बच्चे अपनी मम्मी का ही फोन यूज करते हैं।
पापा का तो, क्योंकि पापा जो होते हैं वो उनसे कई बच्चे डरते हैं, पर मम्मियों से नहीं डरते इतने। तो जब मम्मी अगर किसी काम में बिजी हो थोड़ी देर के लिए, तो बिल्कुल बच्चा यूज कर सकता है, थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट हो सकता है उसका। लेकिन जब उस बच्चे की मम्मी को जब उस फोन की जरूरत हो या फिर वो मांगे तो उन्हें दे देना चाहिए। तो ये एक लिमिटेड ही रहेगा, मतलब उनका जो रेगुलर रूटीन है उसी टाइम पर बच्चे जब फोन लेंगे, और जब वो रूटीन खत्म होगा तो वो बच्चे वापस फोन दे भी देंगे, तो इससे उनका जो बैलेंस रहेगा। बच्चों को भी लगेगा कि भाई हाँ, मैंने मेरा जो कोटा है वो पूरा कर लिया और अब मेरे को दे देना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी इसमें। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आज की इस पॉडकास्ट से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे जिद करते हैं, उनको किस तरह से टैकल करना है और उनको पढ़ाई में आगे किस तरह से अलाइन करना है, उनके फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारियां आज आपने इस पॉडकास्ट में हमें दी। तो हम श्रोताओं से ये उम्मीद करते हैं कि श्रोता हमें इसका फीडबैक जरूर देंगे और आगे भी हम इस तरह की पॉडकास्ट लेकर के आते रहेंगे। तो आज की पॉडकास्ट को हम यहीं विराम देते हैं। किसी दिन किसी नई पॉडकास्ट में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।